Thank you for joining us. Thank you, Kajal, for inviting me for this podcast. अभी तक 10,000 प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुके हैं कि इतने जॉइंट रिप्लेस हो क्यों रहे हैं? अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन की जो लॉन्जिविटी है दिल्ली ऐसी जगह में बढ़ के 70-75 ऐसे जा रही है। यंग जनरेशन में इतना नी पेन या जॉइंट पेन क्यों हो रहा है? क्या लाइफस्टाइल कॉज कर रही है? यंग एज में जो नी की प्रॉब्लम है उसके रीज़न अलग होते हैं, जो एल्डरली होते हैं उनके रीज़न अलग होते हैं। अगर 50 प्लस का पेशेंट है, एज ग्रुप उनका 50 प्लस है और उनको पेन हो रहा है, तो क्या ये सिग्नल है कि हमें रिप्लेसमेंट करना है या? I always tell them that knee replacement surgery is not a life-saving surgery. ओके, This surgery is to improve the quality of your life. घुटने चेंज करने का मतलब नहीं कि पूरा घुटना निकाल के नया लग रहा है। एक तो कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, और दूसरा कितना चलेगा, हाँ, ठीक है। लाइफ कितनी होगी इम्प्लांट? दोनों हमारे इंडियन मेंटालिटी का बिल्कुल टिपिकल सवाल है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। सो ये पंच लाइन आ रही कि ट्रीटमेंट के साथ भी और ट्रीटमेंट के बाद भी। आप चल रहे हैं लेकिन हर कदम दर्द के साथ। आप उठते हैं लेकिन बिना सपोर्ट के बहुत मुश्किल होता है। क्या ये सिर्फ पेन है या धीरे धीरे आपके जॉइंट्स का मूवमेंट कम होता जा रहा है? एक स्टेज आती है जब मेडिसिन फेल हो जाती हैं, फिजियोथेरेपी से रिकवरी मुश्किल हो जाती है और डॉक्टर्स कहते हैं सर्जरी ही सिर्फ ऑप्शन है। लेकिन असली सवाल ये है कि सर्जरी एक मजबूरी है या एक पावरफुल डिसीजन? क्या ये आपकी जिंदगी वापस आसान बना सकती है या फिर आपको और ज्यादा डिपेंड कर देती है? आज हम जानेंगे सच और डर के बीच का डिफरेंस। हाय, मैं हूं काजल अग्रवाल, सीनियर ब्रांड कंसल्टेंट हेल्थ केयर, ओशन मल्टीविजन, नोएडा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, शांति मुकुंद हॉस्पिटल एसएमएच प्राइम ऑर्थो एंड संत परमानंद हॉस्पिटल के एचओडी ऑर्थोपेडिक हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू काजल फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। आज डॉक्टर शेखर को लोग जानते हैं कि ही इज़ वेरी सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, लेकिन जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तो आपने सोचा था कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है? चाइल्डहुड में हमें हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो शुरू से सोचा था कि डॉक्टर बनना है? आपको कोई आइडिया, एवरीवन नोज कि किसी को कोई आइडिया नहीं रहता कि कौन कहाँ जाएगा, है ना। सो ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना दूर की बात है। पहले तो मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अच्छा। When I was in my school, I was always keen to become an engineer. हम्म। So I studied for that. I wrote exam for that. I got qualified for that. ओके। I took admission in engineering college. ओके। I went there and joined engineering college. हाँ। I attended classes for a month. मैंने इंजीनियरिंग की पूरी रैंकिंग मिली। नाइस। And then I also cleared medical entrance. मींस यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। नहीं, बस लक की बात है। हम्म। And then I decided to shift to medicine. अभी तक 10,000 प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। सबसे पहला सवाल आपसे कि इतने जॉइंट रिप्लेस हो क्यों रहे हैं? क्या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या एज में ही आपको ये दिख रहा है कि लोग जो जिनकी एज ज़्यादा है उन लोगों को ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है? So I would say कि इसके देखिए मल्टीफैक्टोरियल है। एक तो अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन की जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ रही है। जहाँ एवरेज एज पहले 57 होती थी, अब धीरे धीरे दिल्ली ऐसी जगह में बढ़ के 70-75 ऐसे जा रही है। ओके। और कॉमनली देखते होंगे कि लेडीज़ की एज 80-85 जाती है बिल्कुल। ना। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है उस तरह से आप ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा देखेंगे। अगर 57 की एज पहले एवरेज एज थी तो उस समय ये प्रॉब्लम इतनी नहीं होती थी। इतनी नहीं होती। अब जब एवरेज एज बढ़ रही है तो ये प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। ठीक, ये तो पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न ये है कि पहले जो सर्जरी थी और इसके रिजल्ट्स थे इतने अच्छे नहीं थे, ओके। बट अब टेक्निक्स अच्छी हो गई हैं, अब इम्प्लांट्स अच्छे हो गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे रोबोटिक्स वगैरह आ गए हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं।
नाउ यही पेशेंट्स जब वापस अपने घर जाते हैं, समाज में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं और बाकी पेशेंट्स देखते हैं कि हाँ, ये करा के इतने अच्छे रिजल्ट पा रिजल्ट आ रहे हैं, जिनसे इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है। एग्जैक्टली। सो नाउ वी आर सीइंग द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। ओके। ये धीरे-धीरे डेवलप हो रहा था, जो कि आज की तारीख में लोग ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट अच्छे होते हैं और इसलिए लोग अब ये कराने लगे हैं। अर्ली नी पेन में पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अर्ली नी पेन में सबसे पहले आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। लाइफस्टाइल रियली कितना इम्पैक्ट करता है आपके जॉइंट्स को? अ लॉट। हम्म। लाइफस्टाइल इम्पैक्ट्स अ लॉट। सो लाइफस्टाइल में आपकी जो वेट आ गया, आपकी एक्सरसाइज आ गई, आपका न्यूट्रिशन आ गया, तीनों चीज़ें आ गई और जो ये तीनों ही चीज़ें आपके नी पेन से बहुत कुछ रिलेटेड है। ओके। सो क्या अल्कोहल और स्मोकिंग भी इम्पैक्ट करता है जॉइंट्स को? आई वुड से इनडायरेक्टली, बिकॉज अल्कोहल से वेट बढ़ता है, ठीक है, और स्मोकिंग से जो है बोन्स की हीलिंग में बहुत फर्क पड़ता है। ये तो बाया क्या है, तो Indirectly, इनडायरेक्टली यस। ओके। क्या एक्सरसाइज और वेट लॉस करके हम अपने सर्जरीज को थोड़ा डिले कर सकते हैं? यस परहैप्स एक्सरसाइज और वेट लॉस करके जो पेन है वो कम हो जाता है, डेफिनेटली उसमें कम होता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो आपके सिम्टम्स है वो भी कम हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उससे थोड़ा सा आप डिले कर सकते हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस डेवलप हो गई है तो फिर कुछ समय का आराम आएगा या कुछ आराम आएगा, पूरी तरह से आराम नहीं आएगा, बट डेफिनेटली कुछ तो आराम आएगा ही। यंग जनरेशन में इतना नी पेन या जॉइंट पेन क्यों हो रहा है? क्या लाइफस्टाइल कॉज कर रही है? सो अगर हम नी पेन को डिवाइड करें एज वाइज, तो यंग एज में जो नी की प्रॉब्लम है उसके रीज़न अलग होते हैं, जो एल्डरली होते हैं उनके रीज़न अलग होते हैं, ठीक है। यंग एज में यूजुअली इट्स स्पोर्टिंग इंजरी ओके। या कोई भी इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। हमारे कंट्री में स्पोर्ट्स का इतना कल्चर नहीं है, हालांकि बढ़ रहा है अब, लेकिन हम कई इंजरी देखते हैं, जैसे कि मोटर बाइक इंजरी, स्कूटीज हमारे यहाँ पे इतनी कॉमन है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स सब चलाते हैं, और थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है जिससे कि इंजरी हो जाती है, ठीक है। जिम, फिटनेस लोग इसमें हैं आजकल, है ना, लेकिन कई बार इम्प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से भी इंजरीज वगैरह होती हैं। ओके। सो यंग एज में तो है ये इंजरी की वजह से होता है, ओके। ठीक है। ओल्डर एज में जो है ये इट इज बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर, जिसको हम कॉमन जो हमारा मेडिकल टर्म है जिसमें हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। सो अबव 60 अगर आप देखें तो नी पेन का सबसे मुख्य कारण जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें एज के हिसाब से जॉइंट में जो वियर एंड टियर आते हैं उसकी वजह से ये नी पेन पाया जाता है। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझें तो वेयर एंड टेयर इज ऑस्टियोआर्थराइटिस और व्हाट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस? किसी भी जॉइंट की किसी भी प्रॉब्लम को हम आर्थराइटिस बोलते हैं, ओके। ठीक है। तो आर्थराइटिस एक कॉमन टर्म है जॉइंट प्रॉब्लम का। अब आर्थराइटिस के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे मेन, सबसे जो कॉमन रीजन होता है दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द आर्थराइटिस बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। जैसे हमारी जब एज बढ़ती है तो बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, बाल सफेद होते हैं, बिल्कुल। झुर्रियाँ पड़ती हैं, ठीक है। उसी तरह बोन्स एंड जॉइंट्स में भी चेंजेस आते हैं। जो कार्टिलेज होती है, जो बोन के एंड में एक कुशन होता है जिसके ऊपर घुटना चलता है या जॉइंट चलता है, वो कुशन डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर। उसकी वजह से जो जॉइंट में चेंजेस आते हैं उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये यंग जनरेशन में इसका रीजन नहीं है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नेवर सीन इन यंग पॉपुलेशन, ओके। ठीक है। सेकेंडरी हो सकता है, मतलब किसी को सपोज बहुत ही बचपन में से ही और शी से 10 इयर्स 15 इयर्स में कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से घुटने में डिफॉर्मिटी हो गई है या कार्टिलेज डैमेज हो गया है, उस केस में हम देख सकते हैं कि 35-40 की एज में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, ओके। बट दैट इज रेयर। तो क्या तब भी हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है? सो आर्थराइटिस का मतलब कि रिप्लेसमेंट ही चाहिए ऐसा नहीं है। ओके। एक स्पेक्ट्रम है ट्रीटमेंट का, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, है ना। और नी रिप्लेसमेंट जो है आप मानोगे कि एक
तोप चलाना हुआ, ठीक ओके। है? हाँ तो हर चीज़ में आप तोप नहीं चलाते हो। हाँ। अगर आपकी गुलेल से काम चल जाए तो आप उससे करोगे, हम्म है हम्म ना? तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक स्पेक्ट्रम होता है डिपेंडिंग कि पेशेंट की एज क्या है, हम्म। पेशेंट की आर्थराइटिस किस लेवल की है, ओके। पेशेंट की डिमांड क्या है, हम्म। ठीक है? ये सारी चीज़ें देख के हम आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और अगर 50 प्लस का पेशेंट है, एज ग्रुप उनका 50 प्लस है और उनको पेन हो रहा है, तो क्या ये सिग्नल है कि हमें रिप्लेसमेंट करना है, या सारे टेस्ट, मेडिसिन, फिजियो पहले वो चलता है, उसके बाद में हम इस डिसीजन पे जाते हैं? तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है नी पेन लेके, है ना? सबसे पहले हम पेशेंट को थोड़ा पहले तो एक्सरे करा के और बाकी टेस्ट करा के हम ये डायग्नोज करते हैं कि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रही है, ओके। ठीक है? तो अर्ली स्टेज में हम सबसे पहले पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ देते हैं, हम्म। व्हिच कैन बी सप्लीमेंट्स ओके। एंड पेन किलर्स फॉर सम टाइम। ओके। उसके बाद हम पेशेंट को लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए बताते हैं। अगर पेशेंट का वजन ज़्यादा है, हम उनको बताते हैं कि आपको वजन कम करना ज़रूरी है, उससे घुटने पे लोड कम आएगा, आपको उससे भी आराम आएगा। पेशेंट का अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस खराब है, हम उसकी एडवाइस करते हैं। उसके साथ साथ हम पेशेंट को एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी भी भेजते हैं, क्योंकि जब आपकी मसल स्ट्रांग होंगी देन दे सपोर्ट योर नी। ओके। और तभी शायद रिप्लेसमेंट भी बेटर होगा अगर जरूरत होगी यस, तो। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर सपोज मैं 100 पेशेंट देखता हूँ आर्थराइटिस में, हाँ। then there are hardly 5 to 10% patients where I advise replacement surgery. ओके। Almost 80 to 90% patients can be managed without surgery. मींस मेडिसिन और फिजियो से हो सकता है। Yes, हाँ। ओके। हाँ, ये बात अलग है कि मैं अगर अपनी थोड़ी पहले की प्रैक्टिस देखूं और अब की प्रैक्टिस देखूं, हम्म। आज की प्रैक्टिस में मेरे पास ज़्यादातर वही पेशेंट आते हैं जो कि सीवियर आर्थराइटिस के स्टेज में हैं। सो मे बी इसलिए वो थोड़ा सा मैं परसेंटेज हो सकता है मेरा ज़्यादा हो सर्जरी बोलने का। लेकिन अगर हम एवरेज देखें आर्थराइटिस के पेशेंट्स की, हाँ। तो उसमें overall 90% ऑफ द पेशेंट्स कैन बी मैनेज्ड विदाउट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। विदाउट नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट जब होता है तो एग्जैक्टली पहली चीज कि जब नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है तो घुटने में क्या चेंजेस हुए हैं, किस स्टेज पे जाके पेशेंट को ये समझना चाहिए कि अब तो रिप्लेसमेंट कराना है, क्योंकि अब सेकंड ओपिनियन भी लेते हैं लोग, थर्ड ओपिनियन भी लेते हैं। समटाइम एक डॉक्टर कह देते हैं कि जरूरत नहीं है, एक कहते हैं जरूरत है, तो समवेयर दे आर कंफ्यूज कि एग्जैक्टली कराना है नहीं कराना है। तो पेशेंट कैसे समझे कि अब तो जरूरत है? मैं जो पेशेंट्स को बोलता हूँ हम्म। मैं वही बता रहा हूँ, हाँ। है ना? आई ऑलवेज टेल देम दैट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज नॉट अ लाइफ सेविंग सर्जरी। ओके। दिस सर्जरी इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, यस। ओके, हाँ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है हम्म। कि डिस्पाइट टेकिंग एवरी ट्रीटमेंट, यस। आपने दवाइयाँ ले ली, आपने फिजियोथेरेपी करा ली, ओके। इंजेक्शंस भी लगवा लिया, 10 डॉक्टरों को भी दिखा दिया, हम्म। ठीक है, पर फिर भी आपकी लाइफस्टाइल जो आप चाहते हो वो उसको हैम्पर कर रही है, ओके। ठीक है? आप लंबा चलना चाहते हो, नहीं चल पा रहे हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, नहीं चल पा रहे हो, किसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। किसी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ। किसी के लिए यह है कि मैं घर में नहीं चल पा रहा हूँ, मैं वॉशरूम नहीं जा पा रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड रह जा रहा हूँ, है ना? तो ये उस पेशेंट की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है, हम्म। ठीक है? सो इफ इट इज हैम्परिंग योर डे टू डे एक्टिविटी, हम्म। इफ इट इज हैम्परिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आप जीना चाहते हो, and you have taken all other treatment which has failed, ओके। then you are a candidate for knee replacement surgery. रिप्लेसमेंट सर्जरी। So knee replacement surgery is not something which I will advise a patient. Knee replacement surgery is one surgery which that patient will demand from me. वेयर एंड टेयर के साथ एक शब्द और आता है, फियर। Uh-huh. पेशेंट्स के अंदर बहुत फियर होता है सर्जरी को लेकर। Yes. तो कैसे वो अपना माइंड बनाएं इस चीज को लेके कि जब मेरा नी रिप्लेस होगा, मेरे बॉडी का एक पार्ट रिप्लेस हो रहा है, मैं कैसे अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करूं? तो व्हाट यू एडवाइस? You are very right कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति को कोई शौक से तो अपना पैर नहीं कटवाएगा, एग्जैक्टली। ठीक है? So fear is very natural, हम्म। ठीक है? आ,
बट देन क्या होता है कि पेशेंट जिस स्टेज में आ रहा होता है ना, वो हम्म। ऑलरेडी इतने पेन में रहता है, इतनी डिसेबिलिटी में रहता है कि वो मेंटली तैयार रहता है कि मेरे को इससे बेटर होना है, हाँ। और लॉन्ग टर्म गेन के लिए थोड़ा सा मुझे शॉर्ट टर्म पेन होगा। हम्म। इस चीज़ के लिए वो थोड़ा सा तैयार रहता है, और उसमें हम भी हेल्प करते हैं, ओके। बिकॉज वी टेल देम, वी शो देम कि कैसे पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है इसकी वजह से, है ना। और हम बताते हैं कि हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आपको इनिशियली तकलीफ नहीं होगी, हम्म। ठीक है, थोड़ी तकलीफ तो होगी, बट इट इज समथिंग विच कैन बी मैनेज्ड वेरी इजीली, एंड आपको इसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे बहुत अच्छे रहेंगे। सपोज 100 पेशेंट ट्रीट हुए हैं तो उनमें से कितनी सक्सेसफुल सर्जरीज होती हैं? इसको देखिए 2-3 तरीके से देख सकते हैं, है ना। हम्म। अगर कोई सर्जरी हुई है हम्म। और उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, Exactly. तो वो भी एक सक्सेस का एक पैरामीटर क्राइटेरिया है, Yes. राइट। तो अगर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, सो इट इज हार्डली 2 to 3%। ओके। ओके, हाँ। वर्ल्ड के जितने भी अच्छे सेंटर्स हैं, और इवन इंडिया में भी जो अच्छे सेंटर्स हैं, वहाँ भी कॉम्प्लिकेशन रेट्स 2% से ज़्यादा नहीं है। हम्म। सो इन दैट रेस्पेक्ट यू कैन से दैट सक्सेस रेट इज ऑलमोस्ट 98%, है ना, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन 2% है। दूसरा सक्सेस रेट है फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म। कि पेशेंट खुश हो हाँ, और चलते रहेगा। सर्जरी के बाद मुझे बहुत आराम आया हाँ। है ना। अगर हम लिटरेचर देखें, तो लिटरेचर में पाया गया है कि इसमें पेशेंट का डिससेटिस्फैक्शन रेट जो है, दैट इज 10 to 15%। ओके। ठीक है, हम्म। नाउ व्हाई देयर इज दिस डिससेटिस्फैक्शन? हम्म। क्योंकि ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट इज पार्ट फिजिकल, पार्ट साइकोलॉजिकल। यस। ठीक है, यस। there are times when the patient expects that everything will be absolutely okay। हम्म। तो वैसा नहीं है। जैसे मैं ये पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि अगर सपोज आप अपने नी की परफॉर्मेंस को एट द एज ऑफ 30-100 मानते हो, ठीक है, सपोज आज की तारीख में आपकी नी की परफॉर्मेंस सपोज 100 हाँ। है ना, और 70 साल की एज में आर्थराइटिस की वजह से उसकी परफॉर्मेंस घट के 40-50 रह गई है, ठीक है। ठीक है, तो हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस 90 तक चली जाएगी, ओके। नॉट 100। हाँ, वो जो रियल है वो रियल है। यस, हाँ। नाउ कम्स कि पेशेंट का एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी का मिसमैच। हम्म। पेशेंट को वो नहीं दिखता है कि मैं 40 से 90 पहुंचा, पेशेंट को दिखता है कि मैं 100 से 90 हूँ। हाँ, सो एग्जैक्टली। उसकी वजह से भी कई डिससेटिस्फैक्शन होते हैं। बट अगर हम मेडिकली देखें, मेडिकली अगर हम देखें, देन आई कैन वेरी safely say that the success rate is more than 95%। ओके। Yes। जब नी रिप्लेसमेंट होता है तो अंदर क्या चेंजेस होते हैं? क्या पूरा नी चेंज होता है? कोई पार्ट चेंज होता है? घुटने चेंज करने का मतलब नहीं कि पूरा घुटना निकाल के नया लग रहा है, ठीक है। आप इसको ये मानो कि जैसे गाड़ी होती है, हाँ। गाड़ी में टायर होते हैं, ठीक है, तो जैसे रिम होती है, रिम पे टायर होते हैं, तो ये नहीं कि पूरा पहिया चेंज किया गया है, ओके। रिम वही है, ओके। टायर नया लग गया, केवल टायर नया लग गया। हाँ। ठीक है। या फिर जैसे दांत में होता है, घिस के कैपिंग की जाती है, वही। तो अगर हम जॉइंट देखें, है ना, जॉइंट क्या होता है, दो बोन के बीच में है, मूवमेंट हो रही है, यस। तो नेचर ने क्या दिया है, बोन के एंड में कुशन दिया है, ओके। एक नेचुरल कुशन है, सो दैट देयर इज फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। वो कुशन आपका डैमेज हो गया है, ठीक है, तो उसको शेप देके उस पर एक मेटल कैप बैठ जाता है, जो कार्टिलेज कैप था उसके बदले एक मेटल कैप आ गया। ओके। उसी तरह दूसरे बोन में भी वैसे एक मेटल कैप लग जाता है, और उसके बीच में एक स्पेशल तरीके का पॉलीथिलीन होता है जो कि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि पैर की डिफॉर्मिटी भी सीधी करता है ना। Okay. अक्सर आप देखते होगे सीवियर केसेस में क्या होता है, पैर ऐसे बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं, बैंड होता है, तो ये सीधे भी हो जाते हैं, डिफॉर्मिटी सीधी हो जाती है, चाल सीधी हो जाती है, बैलेंस सही हो जाता है। जैसे सपोज किसी ने सर्जरी कराई, व्हाट वुड बी रिकवरी टाइम? कितने दिन में वो खड़े होकर अपने डेली वर्क करना शुरू कर देता है? तो वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है ना। Okay. सपोज किसी ने अर्ली स्टेज में करा लिया जब उसकी मसल्स वगैरह अच्छी हैं, तो उसमें जल्दी रिकवरी आती है।
कोई 10-15 साल तक आर्थराइटिस लेके बैठा हुआ है, अब चलना फिरना मुश्किल हो गया है, व्हील चेयर पे आ रहा है, हाँ, जब बिल्कुल मसल्स भी वीक हो चुकी हैं, तो उसमें हम्म। ज़्यादा टाइम लगता है। हम्म, बट ऑन एन एवरेज हम ये देखते हैं, या जो हमारी सर्जरी में होता है, हम्म, कि सर्जरी के अगले दिन हम पेशेंट को वॉकर की मदद से खड़ा कर देते हैं। खड़ा कर देता हूँ। ओके। 2 दिन में इतना कर देते हैं, पेशेंट वॉकर की मदद से वॉशरूम जाए, वापस आए, घर में अपने आप चलना शुरू कर दे विद द हेल्प ऑफ ए वॉकर। और यूजुअली 3 हफ्ते में पेशेंट स्टार्ट्स वॉकिंग विदाउट एनी सपोर्ट। ओके। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से रिकवरी होने में, एकदम नॉर्मल डे टू डे एक्टिव में आने में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं, मतलब 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। ओके, मतलब 1.5-2 महीने का थोड़ा सा टाइम ऐसा है। यस, लेकिन ऐसा नहीं कि पेशेंट कोई बेड रेस्ट में है। हम्म। पेशेंट अपनी एक्टिविटी वगैरह कर रहा है। ओके। हम सर्जरी इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एक्टिव हो। एक्टिव हो। ठीक हाँ। है। वो तो ये है कि बिकॉज मसल्स वगैरह की रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है। बट हम तो स्टार्टिंग से चला भी देते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, सो दैट रिकवरी इज फास्टर। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि लोगों को एक बहुत कंफ्यूजन होती है कि कब हमें हॉट पैक यूज करना है, कब कोल्ड पैक यूज करना है, तो इसको कैसे हम पता लगा सकते हैं? सो इन जनरल एक रूल है, अगर आपको कोई इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, या जैसे सर्जरी इटसेल्फ इज अ ट्रॉमा, यस। है ना, तो उसमें आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है राइस का। राइस इज RICE। यस। R is rest, I is ice, C is compression, and E is elevation. ओके। That means थोड़ा सा रेस्ट करना है। आप कोल्ड पैक्स दीजिए, आइस पैक्स, है ना, वो दीजिए। कंप्रेशन मीन्स आप क्रेप बैंडेज या इस तरह कुछ करिए, है ना, ताकि स्वेलिंग ना हो। ओके। और थोड़ा सा एलिवेशन रखिए। ठीक। सो दैट इज फॉर ट्रॉमेटिक थिंग, ओके। है ना, इंजरी के बाद। ठीक। लेकिन जैसे क्रॉनिक पेन है, किसी को है, घुटने खराब है, कमर दर्द है लंबे समय से, है ना, ओके। उस केस में आप हॉट फर्मेंटेशन भी दे सकते हैं। इट वर्क्स क्वाइट वेल। लेकिन हॉट फर्मेंटेशन ट्रॉमा के बाद नहीं देना चाहिए। फाइन। ट्रॉमा में आपको राइस प्रोटोकॉल ही फॉलो करो। ओके, कोल्ड पैक के साथ ही जो कोल्ड पैक के साथ एलिवेशन करो, कंप्रेशन दो और रेस्ट। कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट जिसे बोलते हैं, ये रोबोट से कैसे डिफर है? नी रिप्लेसमेंट जैसे मैंने बताया क्या है, नी रिप्लेसमेंट इज एक्चुअली पुटिंग ए मेटल कैप ऑन द बोन, है ना। अब उस मेटल कैप को बैठाने के लिए हमें बोन को शेप देना पड़ता है। ठीक है। प्लस हमें ये भी पता है कि घुटने भी टेढ़े हो गए हैं, तो हमें उसको शेप ऐसे देना है कि जो टेढ़ापन है वो भी ठीक हो जाए, है ना, और घुटने का बैलेंस भी ठीक हो जाए, घुटने का फंक्शन भी नॉर्मल हो। ठीक है। तो कन्वेंशनल रिप्लेसमेंट के लिए क्या है, हमारे पास कुछ मैनुअल जिग्स होते हैं। ओके। ठीक है। वो जिग्स को हम यूज करते हैं, उसी से हम साइज देखते हैं, ठीक और है। उसी से हम बोन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। दिस ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। ओके। ठीक है। लेकिन जहां तक रोबोटिक की बात है, इट इज वन स्टेप फर्दर। ओके। सो रोबोटिक में हम क्या करेंगे, हम पहले पेशेंट का सीटी स्कैन लेते हैं, पूरा हिप से लेके एंकल तक। ओके। पेशेंट के पैर की अलाइनमेंट देखते हैं, पेशेंट के नी का एक पर्सनलाइज्ड वर्चुअल 3D मॉडल तैयार करते हैं सॉफ्टवेयर पे। सो इट इज इंडिविजुअल फॉर ईच पेशेंट अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट। हाँ। उस मॉडल पे हम एक दिन पहले ही प्लान करते हैं कि हम किस तरह से शेप दें कि जब उस पे ये इम्प्लांट लगे तो पेशेंट के पैर की अलाइनमेंट भी ठीक हो जाए, और वो जो इम्प्लांट है वो उस पेशेंट के नेचुरल नी के एकदम मिमिक करे। ओके। ठीक है। परफेक्टली फिट। यस। तो ये सारी प्लानिंग जो है एक दिन पहले हो जाती है। ओके। So you can think that we are actually doing a virtual surgery before the actual surgery. ओके। नाइस। So it is much more precise. हाँ, It is much more accurate. बिकॉज रोबोट इज गिविंग यू ऑल द ये इंस्ट्रक्शन, because इतना कट करना हमने है। उसमें डेटा डाला पहले, उसके हिसाब से हमने उस पर वर्क किया, ओके। और हमें बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेटली पता है कि हमें अब कैसे करना है। बट कन्वेंशनल के रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। कन्वेंशनल के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आई वुड से इन 80-85% ऑफ द केसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी नहीं है, वहाँ Okay. कन्वेंशनल और रोबोटिक के रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं।
मे बी रोबोटिक के रिजल्ट्स में अर्ली रिकवरी थोड़ी जल्दी आती है, थोड़ा पेन कम होता है क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस कम होते हैं, ओके, बट एट द एंड ऑफ 2 to 3 months रिजल्ट्स विल बी क्वाइट इक्वल. रिकवरी टाइम सेम होता है? एज आई से अर्ली रिकवरी इन रोबोटिक, बट मीडियम टर्म में जाके लॉन्ग टर्म में जाके सेम हो जाता है. सेम ही। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं जिसमें डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है या ओबीज पेशेंट्स हैं, उस केसेस में रोबोटिक का रोल काफ़ी अच्छा है. काफी अच्छा है, ओके। हमारा भी एम ये है कि जो पेशेंट की नी रिप्लेसमेंट की जाए, दैट शुड लास्ट हिज और हर लाइफ टाइम. एग्जैक्टली, हमारा एम ये रहता है. ठीक है. ठीक है। अगर आपके घुटने या जो इम्प्लांट है, घुटने के इम्प्लांट है, नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट है, अगर वो प्रॉपरली अलाइंड है, अगर वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है, तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है. ओके, हाँ। तो हम जब रोबोटिक टेक्नोलॉजी से करते हैं, वी कैन, इट हैज बीन प्रूवन इन वेरियस स्टडीज कि इन इम्प्लांट की अलाइनमेंट बेटर रहती है. बेटर रहती, ओके। सो वी एक्सपेक्ट दैट दीज इम्प्लांट्स विल लास्ट लॉन्गर. ओके, नॉर्मली ये देखा जाता है कि इंडियन मेंटलिटी ये भी है कि पेन हो रहा है तो बेयर करो, इतने सालों से है, उतने सालों से है। व्हाट यू थिंक कि ये जो मेंटलिटी है ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट करती है? या राइट टाइम पे डिसीजन लेके सर्जरी करा लेनी चाहिए अगर आपका 50+ एज ग्रुप है? दोनों में मतलब क्या डिसीजन लेना चाहिए या पेन को बेयर करना चाहिए, मेडिसिन और फिजियो के साथ जाना चाहिए? देखिए, हम मेडिसिन और फिजियो तो हमेशा स्टार्ट करते ही हैं, है ना? लेकिन अगर उसके बावजूद अगर आर्थराइटिस एक स्टेज से ज़्यादा है ओके, और दिक्कत दे रही है, हाँ, तो अननेसेसरी पेन में सफ़र करके फ़ायदा नहीं है, फायदा नहीं है, है हाँ। ना? और यूजुअली 50 तो नहीं, 60 के बाद हम बोलते हैं, ठीक है? और कई बार पेशेंट आते हैं जैसे 60 के हैं, 65 के हैं, 70 के हैं सपोज़, हाँ, 70 के पास आके बोलते हैं, हाँ, कराना तो है, पर देखते हैं जितना चलता है चला लेते हैं, ओके, ठीक है ना? हाँ, तो मैं इसमें फिर मेरी थोड़ी फ़िलॉसफ़ी डिफरेंट है। मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखिए 65-70 की एज में आप जो सर्जरी आपकी होगी, ये आपकी लाइफ टाइम लास्ट करेगा, ठीक है? हाँ, अब अगर आप 2 साल बाद सर्जरी करा रहे हो, तो ये 2 साल तो आप पेन में ही रह रहे हो, पेन में ही रहोगे, बिल्कुल। ठीक है? और भगवान ने लाइफ भी तो लिमिटेड दी है। बिल्कुल, लाइफ स्पैन भी तो एक ये थोड़ी पर्टिकुलर कि है। आपने ये 2 साल पेन में निकाले तो आगे 2 साल मिलने वाले हैं, हाँ, एग्ज़ैक्टली, हाँ, है ना? बिल्कुल सही। हाँ। तो व्हाई टू सफ़र, हुँ, हुँ। ठीक है? सर एक इम्प्लांट की लाइफ स्पैन कितना होता है? कितना तो टाइम चल जाता है? तो हर आदमी, मैं बोल सकता हूँ कि नहीं मेरे इम्प्लांट इतने चलते हैं, कोई बोले मेरे इतने चलते हैं, कोई बोले 30 साल चलते हैं, 35 साल चलते हैं। ये तो कोई बेंचमार्क नहीं रहा. सो इफ वी गो बाय लिटरेचर, है ना, जो जर्नल्स में है, जो लिटरेचर में है, उसमें पाया गया है 85% सर्वाइवल एट 25 ईयर्स. ओके, मतलब कि 25 साल में हुँ, जो इम्प्लांट डले हैं, अगर जो 25 साल में 85% इम्प्लांट सर्वाइव कर रहे होते हैं, ओके, 15% ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी कारण से फिर से बदलने की ज़रूरत पड़ती है. ओके, Now these 85% can last for 27 years, they can last for 30 years, 35 years, we don't know, है ना? ये हमें ये भी नहीं पता कि पेशेंट तब तक है कि नहीं है, एग्ज़ैक्टली, है ना? हाँ, हाँ, बट 85% सर्वाइवल पाया गया है 25 ईयर्स पे. ओके। तो अभी मार्केट में बहुत सारे इम्प्लांट्स होते हैं। हुँ, हुँ. नॉर्मली लोगों को इतनी कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि सर्जरी के रेट बहुत डिफ़र करते हैं। हुँ, हुँ. तो बहुत खुल के एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कौन-सा इम्प्लांट लगवाएँ? सर्जरी की कॉस्ट कितनी आएगी? लोगों को इतना कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है, जैसे एक ही पेशेंट अगर 3 डॉक्टर्स के पास घूम के आ रहा है, तो उनको डिफरेंट-डिफरेंट रेट पता है, डिफरेंट-डिफरेंट इम्प्लांट पता है और बाकी वो गूगल से भी बहुत कुछ सर्च कर लेते हैं। हुँ. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या मानना है? किस इम्प्लांट के साथ जाना है और इन बिटवीन कॉस्टिंग कितनी होती है? देखिए क्या है कि पहले सिर्फ इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स आते थे ओके, और कुछ सालों में आई वुड से अप्रॉक्सिमेटली अब तो 10 साल हो गए हैं, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जबकि वेरी गुड स्टैंडर्ड इंडियन इम्प्लांट्स आर आल्सो देयर. ओके, जो इम्प्लांट किसी भी मामले में इम्पोर्टेड इम्प्लांट से कम नहीं है, नहीं, ओके, ठीक है?
In fact, some of these implants are better suited for Indian patients. ओके ठीक है, क्योंकि उसमें बोन लॉस बहुत कम होता है. हम्म ठीक है, तो आप जब भी किसी से जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, और ये तो आज की तारीख में गूगल के ज़माने में तो ये जानना मुश्किल नहीं है कि कौन कौन से मेजर इम्प्लांट्स Yes. है ना. सो देर आर 5-6 मेजर इम्प्लांट्स, ओके, जिनके रिजल्ट स्टैंडर्ड है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और आप उन इम्प्लांट्स में से कुछ भी करा लो, 19-20 का भी फर्क नहीं है, ओके है ना. यू कैन गेट इट डन. लाइफ उतनी है 25 साल ऑलमोस्ट सबके बराबर ही चलते हैं. कुछ इम्प्लांट्स आजकल आते हैं जिसपे कुछ कोटिंग होती है. कुछ में सेरामिक की कोटिंग है, जिरकोनियम की बोलते हैं, और कुछ में टाइटेनियम की कोटिंग होती है, टाइटेनियम एलॉय की कोटिंग होती है. ओके ठीक है, तो ये कोटेड इम्प्लांट जो होते हैं, इनकी मेन जो इम्पोर्टेंस होती है, जो पेशेंट्स में मेटल एलर्जी वगैरह है, उनमें ये इम्प्लांट बेटर सूटेड होते हैं. ओके तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्लांट्स हैं, बट मोस्टली जो भी स्टैंडर्ड इम्प्लांट्स हैं 4-5 कंपनीज के, बोथ इम्पोर्टेड एज वेल एज इंडियंस, दे आर वेरी वेरी गुड. अब कॉस्ट की बात हम देखें तो वो भी मैटर करता है ना. सेम सर्जरी इन डिफरेंट स्टेट्स और इन डिफरेंट सिटीज विल कॉस्ट डिफरेंट. ओके जो रेट आपको दिल्ली में कोई बोलेगा और कोई आपको सपोज मेरठ में बोलेगा, देहरादून में बोलेगा, तो उसमें फ़र्क होता है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है. वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ रनिंग द सेटअप है वो डिफरेंट है, उसके हिसाब से कॉस्ट वैल्यू सर सर्जन एक्सपीरियंस पे भी तो सर्जन एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता बहुत है. मैटर करता इट है. मैटर्स अ लॉट. नॉर्मली देखा जाता है इंडिया में कि फीमेल्स में हर पेन, मतलब बोन से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, एवरी पेन फीमेल्स में ज्यादा पाया जाता है. क्यों? कोई पर्टिकुलर रीजन है इस चीज का? तो अगर मैं अपने पेशेंट्स का देखूं, है ना, जितने पेशेंट्स मैं नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, 80 to 90% ऑफ फीमेल्स. यस एग्जैक्टली. हाँ और जो मेरे पेशेंट्स ऐसे भी बिना ऑपरेशन के भी जो दिखाने आते हैं नी पेन को लेके, उसमें भी मोस्टली फीमेल्स होती हैं. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दैट. एक तो हार्मोनल फैक्टर होता है ना. हार्मोनल फैक्टर इन द सेंस कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल्स में, वो जॉइंट के लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है. ना मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है. ओके उसकी वजह से जॉइंट में थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है. ओके ठीक है. सेकेंडली क्या पाया गया है कि जो फीमेल्स के नी जॉइंट होते हैं, उनके साइज मेल्स के कंपैरिजन में कम होते हैं. हाँ. तो पर स्क्वायर एरिया जो फोर्स आता है वो ज़्यादा आता है. ओके तीसरा ये है कि जो फीमेल्स में बोन्स भी थोड़ी वीक होती हैं, मसल्स भी वीक होती हैं, उसकी वजह से भी जॉइंट पे जोर आता है, उसकी वजह से भी है. और चौथा जो है, इट्स ए जेनेटिक थिंग, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. बिल्कुल. तो इट हैज़ बीन फाउंड कि फीमेल्स में आर्थराइटिस ज़्यादा है. तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से फीमेल्स में आर्थराइटिस थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है. ना इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, वी ऑलवेज टेल लेडीज़ कि एक तो मेनोपॉज के बाद आप सप्लीमेंट ज़रूर लिया करो. ओके ठीक है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस होते हैं, वो किया करो. न्यूट्रिशन अपना सही रखना ज़रूरी है ना, बिकॉज इंडिया इज़ ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड गर्ल्स आर समहाउ नेग्लेक्टेड. हालांकि अब वो चीज़ नहीं है, तो नहीं है. हाँ, बट स्टिल बहुत सारे एरियाज अभी भी भी ऐसे है. तो हम बोलते हैं कि आप न्यूट्रिशन सही रखो, कैल्शियम प्रोटीन इंटेक ठीक होना चाहिए, और एक्सरसाइजेस आर एज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर लेडीज एज वेल एज मेल्स. तो एक्सरसाइज लेडीज़ को भी करनी बहुत ज़रूरी है, आपकी भी मसल्स बिल्डअप करनी बहुत ज़रूरी है. ऐसे नहीं कि आपको मसल्स बनानी है, बट मसल्स टोन्ड अप होनी चाहिए. तो थोड़ी सी वेट्स वाली एक्सरसाइज लेडीज़ को भी करनी चाहिए. कुछ है जिससे हमें पहले से ही हम अवेयर रहें हमारे जॉइंट्स के लिए, मतलब उस एज में आके भी जॉइंट्स प्रॉब्लम ना करें? कोई ऐसा एक्सरसाइज या कोई ऐसा लाइफस्टाइल जिससे अपना के लोग इससे बच सकते हैं? सिंपल 3-4 चीज़ें हैं ना आपकी. जो आप 60s में कैसे रहोगे,
ये डिपेंड करता है कि आप 30s में कैसे जी रहे हो, ओके। हम्म, ठीक है ना? बिल्कुल। सो अगर आप तब से अगर अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे, अपना वेट कंट्रोल रखोगे, तो काफ़ी कुछ संभाल सकते हैं, है ना? सो देयर आर थिंग्स व्हिच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, है ना? आपके कंट्रोल में तो नहीं है ना कि आप मेल हो कि फीमेल हो, बिल्कुल, वो तो फीमेल हो तो हो, भगवान ने कर दिया, है ना? जेनेटिक वो है ही, आपको पता है कि फीमेल्स आर मोर प्रीडिस्पोज्ड फॉर आर्थराइटिस, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट थिंग्स व्हिच यू कैन डू अबाउट इट इज मेंटेन योर वेट, ओबेसिटी नहीं होने देनी है, मसल स्ट्रांग रखिए एक्सरसाइज करके, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो फिर आगे आर्थराइटिस होने के चांसेस कम होते हैं। ये अगर हो भी तो भी उसके पेन जो होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो कम होते लंबे समय से परमानंद हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 20+ ईयर्स। हैं। यस। तो क्या सोच रही है परमानंद के साथ में एसएमएच प्राइम ऑर्थो को लाने की, एक ऐसा सेंटर एस्टेब्लिश करने की इस दिल्ली में? सो आई वुड से कि मेरा जो पूरा माय कैरियर हैज़ बीन डिफाइंड बाय परमानेंट हम्म, हॉस्पिटल। हम्म, मैंने वहाँ से फेलोशिप की थी ओके। और फिर मैं कंसल्टेंट वहाँ पे बना, हम्म, और फिर आई हैवंट चेंज टू एनी अदर प्लेस ओके। अपार्ट फ्रॉम परमानेंट। हम्म, तो लोग तो मजाक करते हैं कि परमानेंट आपके लिए परमानेंट है, बिकॉज I have worked under my boss, Dr. Shekhar Agarwal, यस। and he was my mentor in every sense. If I talk about my surgical practice, मेरी जो सर्जरी है, पेशेंट ट्रीटमेंट की जो फिलॉसफी है, और यहाँ तक कि जो मतलब एक तरह से हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ पर्सनली, प्रोफेशनली, विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, हम्म, I would say a lot of it has been shaped by him. नाइस। So he has been a very very great influence on me. तो इसीलिए परमानंद का तो ऐसा है कि मतलब माय नेम इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद परमानंद। अगर मैं कुछ कोई मेरा नाम लेता है तो उसको पता है कि हाँ ये परमानंद से है रिलेटेड। बट इसके साथ साथ मैंने करीब 2016 में इधर ईस्ट दिल्ली में अपनी क्लिनिक शुरू की थी, प्रैक्टिस शुरू ओके। की, और काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पे भी मैं देखता हूँ, एंड मेनी ऑफ देम आर रेडी टू, दे डोंट माइंड गोइंग टू परमानेंट हॉस्पिटल, वहाँ चले भी जाते हैं। बट काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि उधर नहीं जाते हैं। ओके। आप मानो ना मानो, बट मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली एक शहर नहीं है, दिल्ली 4 या 5 शहर है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है वेरी ना? ट्रू। हाँ, और एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। साउथ दिल्ली का पेशेंट जमुना क्रॉस करके ईस्ट दिल्ली आके ट्रीटमेंट नहीं कराता है। कराएगा, नहीं कराएगा, बिल्कुल। उसी तरह ईस्ट दिल्ली वाले पेशेंट्स भी ठीक है कई बार चले जाते हैं, लेकिन कई बार उनके मन में भी एक रहता है कि इसी एरिया में अगर हो जाए हाँ, और तो इजी रहेगा इजी, उसके लिए। हाँ इजी एक्सेसिबिलिटी रहे। तो इस तरह से काफ़ी पेशेंट्स हमारे थे जो कि इस तरह से वो नहीं जा पाते थे, और ये सोच के फिर हमने यहाँ शांति मुकुंद हॉस्पिटल में भी उसी फिलॉसफी पे और क्वालिटी सर्विस देने के हिसाब से एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, सो आई वुड से ऑनेस्ट ट्रीटमेंट एट ओके। ऑनेस्ट प्राइसिंग करके ये सोच के फिर हमने शुरू किया। और इस मामले में शांति मुकुंद के जो मैनेजमेंट है उन लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और इस तरह से हमने भी ये कुछ समय से शुरू किया है। हमेशा एक लाइन को काफी एडमायर करते हैं, ट्रीटमेंट के साथ भी, ट्रीटमेंट के बाद भी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जो हमारे पेशेंट होते हैं ना, वो सिर्फ पेशेंट ही नहीं रहते हैं, वो ट्रीटमेंट के बाद आपको बिल्कुल हर चीज़ में अपना ही मान लेते हैं। लाइक फैमिली। यस। अब उस पेशेंट को अगर किसी सर्जरी, जनरल सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ेगी तो भी वो हमें ही कॉल करेगा, अगर उसको फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है तो भी हमें ही कॉल करता है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो फील वेरी फॉर्चुनेट कि वो हम पे इतना भरोसा करते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। इट्स ए
it's a thing which has to be cherished, and we really cherish that. And so we decided that we'll make it a motto. Hmm. We'll make it a motto for the whole team. ठीक है, ठीक है, आपके दिमाग में रहता है, लेकिन जब आपके सामने है तो आपको ये ध्यान रहता है कि ये सिर्फ एक लाइन नहीं। आप लाइन नहीं है, ये नहीं कि पेशेंट आ गया और आपने ट्रीटमेंट कर दिया और बात खत्म हो गई, है ना? क्योंकि क्या है कि ट्रीटमेंट के रिजल्ट जो है ना, वो आपके हाथ में नहीं होते। मैं सेम ट्रीटमेंट 2 पेशेंट को दूं, दोनों के रिजल्ट्स अलग-अलग आएंगे, ओके। ठीक है? लेकिन हम उनको ये बोलते हैं कि जो कुछ भी हो, हम आपके साथ फिर भी हैं, ठीक है? एंड दैट्स व्हाट द पेशेंट वांट्स। यस, अगर कोई उनको इतना Yes. कॉन्फिडेंस दे रहा है कि केवल Yes. ट्रीटमेंट के साथ नहीं हो, ट्रीटमेंट के बाद भी हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, यस, सो दैट्स मैटर अ लॉट फॉर एवरीवन। या सो दैट्स व्हाई हमने एक तरह से पूरी टीम के लिए और सेंटर के लिए हमने ये मोटो बनाया कि वी आर देयर विथ यू ऑलवेज। सो ये पंच लाइन आ रही कि ट्रीटमेंट के साथ भी और ट्रीटमेंट के बाद भी। वेरी नाइस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर इतने कम टाइम में आपने दिए, हमें ज्वाइन किया। इतना बड़ा ये एक टॉपिक है नी रिप्लेसमेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा फियर है। आई होप जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनका कुछ फियर कम हुआ होगा, उनको पता लगा होगा कि कौन सा टाइम सर्जरी के लिए बेस्ट है, कब हमें अपनी सर्जरी करानी है, कौन से इम्प्लांट करवाने हैं। और जो क्वेश्चंस इस पॉडकास्ट में रह गए हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं, अपने रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं, जिन्हें हम डॉक्टर शेखर को दिखाकर आपको उनके रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू काजल सो मच, एंड आई थिंक जनरल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस, है ना? और awareness, I think these are a very important media nowadays for propagation of knowledge and all these things. और जैसा बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यस, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको अगर आप लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाती है। और ये सारी जो नी की प्रॉब्लम है, दीज आर ऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स। यस, तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और थोड़े से प्रिकॉशंस रखोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच ऑल्सो, आई ऑल्सो एंजॉयड कमिंग हियर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द टीम।